नमस्कार। माँ प्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोनी, प्रवक्ता इतिहास, आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास पढ़ेंगे। फोर्थ ईयर की क्लास, जिसमें भी आज अपना जो टॉपिक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, क्लियर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जैसा कि आप सभी को विदित है, आप शायद जानते होंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्लियर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि भी सुभाष चंद्र जी बोस ने ही दी थी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र जी बोस भारतीय आज़ादी स्वतंत्रता संग्राम में अलग झकाने वाले एक अद्भुत नेता थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में उनका सामान्य जीवन परिचय देखेंगे। नेक्स्ट, उनके जो दिए गए उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले सुभाष चंद्र जी बोस ने भारत की जो स्वतंत्रता थी उसको किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनाया, और जो भारत को गुलाम बना कर रखना चाहते थे वह ब्रिटिश हुकूमत, गोरी सरकार, उनके विरुद्ध उन्होंने कैसे अन्य देशों के साथ मिलकर भारत को स्वतंत्र कराने में अपनी महती भूमिका निभाई, और उनके कहे अनुसार चलकर भारतीय जनमानस में एक अभूतपूर्व क्रांति की लहर उमड़ पड़ी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मसीहा थे। उन्होंने अपने कर्मों द्वारा अपने जीवन को सफल बनाया और भारत को आज़ादी दिलाने में अपनी भूमिका निभाई। किस प्रकार वह हिटलर से मिले, किस प्रकार 1942 और उसके बाद जब इनको नज़रबंद कर दिया गया तो वह कैसे देश बदल कर विदेश चले गए और भारत की आज़ादी में अन्य देशों के सहयोग की उन्होंने अपेक्षा की। अतः इसी क्रम में हम आगे नेताजी सुभाष चंद्र जी के बारे में, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। शिमला सम्मेलन की असफलता के बाद देश में पूर्ण निराशा छा गई, लेकिन इस समय देश में ऐसी घटना घटित हुई कि देश की शुष्क धमनियों में पुनः नवीन रक्त का संचार होने लगा। जनता में पुनः उत्साह आ गया। यह घटना थी दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों के मुकदमे की सुनवाई। इस मुकदमे और उसके परिणामों का उल्लेख करने से पूर्व, यानी ये जो बात करेंगे हम लाल किले में जो शाहनवाज, ढिल्लो और सहगल, इनको जब मुकदमा चल रहा था उन पे, उनसे ये तीनों ही आज़ाद हिंद फौज के नेता थे, अधिकारी थे। इनसे बात करने से पूर्व हम बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके आज़ाद हिंद फौज का गठन। 1942 में जापान में रह रहे भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। अंग्रेजी सेना की जो भारतीय सैनिक जापान में युद्धबंदी थे और जिनकी संख्या लगभग 60,000 थी, यानी जापान युद्ध लड़ रहा था, वो इंग्लैंड के विरोध में लड़ रहा था, अपोजिट था। अतः भारतीय को बिना पूछे ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में झोंक दिया। अतः इंग्लैंड और जापान के मध्य जब युद्ध चल रहा था तो जापान ने लगभग 60,000 भारतीय सैनिकों को पकड़ लिया। क्लियर। अधिकांश से इस सेना में भर्ती किए गए तथा जापान ने अस्त्र शस्त्रों से इनकी सहायता की, यानी आज़ाद हिंद फौज के जो ये 60,000 सैनिक स्टार्टिंग में बने थे, इनकी फिर उन्होंने उनको समझाया और उन्होंने भारतीय आज़ादी में अपनी महती भूमिका निभाई और उनको अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया। कैप्टन मोहन सिंह ने इस सेना को देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का मंत्र दिया, यानी उन्होंने उन सैनिकों को अंग्रेजों के विरुद्ध ही भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मर मिटने की बात
कही। मोहन सिंह ने मंत्र दिया। जून 1942 में सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया आने का निमंत्रण दिया। क्लियर? पूर्वी एशिया, जिनमें जापान, मलाया, ये इस तरफ के देश हैं। सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय के बारे में अब हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 फरवरी 1897 को हुआ। 23 फरवरी 1897 को इनका जन्म हुआ। 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए, किंतु विदेशी सरकार की गुलामी को बर्दाश्त न करने के कारण अंग्रेजों ने इन्हें नौकरी से निकाल दिया। लंदन से आते ही उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की, किंतु गांधी जी के विचारों से प्रभावित नहीं हुए। यानी ये गांधी जी से मिले, किंतु गांधी जी के विचार और इनके विचारों में मतभेद था, मनभेद नहीं था, क्योंकि गांधी जी और नेताजी दोनों का लक्ष्य भारत को स्वतंत्रता कराने की ही बात करता था, नहीं हुए। इसके बाद वे देश बंधु चित्तरंजन दास से मिले, जिनसे वे काफ़ी प्रभावित हुए। यानी CR दास जी से ये मिले और उनके विचारों से ये काफ़ी प्रभावित हुए। अतः जब देश बंधु जीवित रहे, सुभाष उनके रूप में कार्य करते रहे। असहयोग आंदोलन के दौरान सुभाष जी ने प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। अतः 1921 में उन्हें गिरफ्तार कर 6 महीने की कैद की सजा दी गई। यानी प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आए तो इन्होंने उनका विरोध किया और 1921 में इन्हें गिरफ्तार कर 6 महीने की सजा दी गई। जेल से छूटने के बाद उन्होंने स्वराज्य पार्टी में काम किया। 1923 में उन्होंने फॉरवर्ड नामक समाचार पत्र निकाला। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर जीके के कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि सुभाष जी ने कौन सा पत्र निकाला, तो फॉरवर्ड पत्र निकाला। ब्रिटिश सरकार उनकी गतिविधियों से चिंतित हो उठी। 1925 में उनको पुनः गिरफ्तार कर मांडले जेल भेज दिया, किंतु स्वास्थ्य खराब होने के कारण 1927 में बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया गया। इस समय बंगाल प्रदेश कांग्रेस के मंत्री थे। जब भारत में साइमन कमीशन आया तब उन्होंने उसके विरोध प्रदर्शन किया। 1927 में जब साइमन कमीशन 1919 के जो एक्ट था उसके 10 वर्ष हो चुके थे, उसकी समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया समीक्षा करने के लिए, तब सुभाष चंद्र जी बोस ने भी उसका विरोध किया। 1928 में ही बंगाल छात्र संघ और बंगाल युवक संघ की स्थापना की। यानी इन्होंने बंगाल छात्र संघ और बंगाल युवक संघ की स्थापना भी की थी। इसी वर्ष मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस कार्यकारिणी में भाग लिया। यानी इन्होंने कांग्रेस की कार्यकारिणी में भी भाग लिया था। धीरे धीरे गांधी जी से उनका मतभेद बढ़ने लगा। गांधी जी स्वराज्य की मांग कर रहे थे, जबकि सुभाष पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। गांधी जी स्वराज्य की मांग कर रहे थे, किंतु सुभाष चंद्र बोस वही पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज़ से को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अब सुभाष का व्यक्तित्व स्वाधीनता संग्राम के अग्रगामी मोर्चे पर आने लगा। सुभाष और गांधी जी के मतभेद बढ़ते गए। द्वितीय विश्व युद्ध को सुभाष चंद्र जी भारतीय स्वाधीनता के लिए वरदान समझते थे। यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लड़ा गया था, वह सुभाष चंद्र जी बोस उसे भारत की स्वाधीनता के लिए स्वर्ण अवसर समझते थे। 1939 में त्रिपुरारी कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बावजूद वे कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हो गए। यानी गांधी जी के जो पट्टाभी सीतारामैया को निर्वाचित वो अध्यक्ष बनाना चाहते थे, तो वहीं सुभाष चंद्र जी बोस इसमें जीतकर कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए 1939 में। गांधी जी के विरोध के कारण KM मुंशी ने यह लिखा कि सुभाष ने जर्मनी के राजदूत से कलकत्ता में भेंट की थी और उसे आश्वासन दिया कि विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी कांग्रेस के समर्थन की आशा कर सकता है।
यानी जर्मनी से सुभाष जी मिल गए थे, जर्मनी के राजदूत से मिले थे और उनसे कहा था कि भारत जर्मनी को सहयोग देगा और उनसे आशा कर सकता है सहयोग की। गांधी जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस अध्यक्ष इस प्रकार का देशद्रोहपूर्ण कार्य करे, यानी गांधी जी यह नहीं चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनाया जाए और अन्य देशों के साथ संधि करके ये देश के साथ द्रोहता वाली बात गांधी जी कतई स्वीकार नहीं करना चाहते थे। बल्कि सुभाष चंद्र जी बोस भारत की स्वाधीनता है उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते थे, किंतु गांधी जी इस तरह की कोई बात करने से इनकार कर रहे थे कि नहीं। ये 1939 की बात है। त्रिपुरा अधिवेशन में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दे दिया जाए कि वे 4 महीने में भारत को स्वतंत्रता दे दें। यानी सुभाष जी ने त्रिपुरा अधिवेशन में कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों को अल्टीमेटम दे कि 4 महीने में भारत को स्वतंत्रता दे दी जाए। यदि 4 महीने में स्वतंत्रता नहीं दी जाती तो भारत को ब्रिटेन की विरोधी शक्तियों से सैनिक सहायता लेनी चाहिए। यानी 4 महीने में अगर ब्रिटेन भारत को स्वतंत्रता नहीं देता है तो ब्रिटेन के जो विरोधी राष्ट्र हैं उनसे भारत सैनिक सहायता लेगा। तीव्र मतभेद के कारण सुभाष जी ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। यानी कांग्रेस से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय गांधी जी थे, उन्होंने इस तरह की कोई बात को स्वीकार नहीं किया। अतः दोनों के मध्य मतभेद बढ़ते गए, अतः उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस के त्यागपत्र देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया, यानी फॉरवर्ड पत्रिका और फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने पर फॉरवर्ड ब्लॉक ने अंग्रेजों के विरुद्ध जंगी तैयारी योजना कर दी। यानी इस संगठन ने फॉरवर्ड ब्लॉक ने अंग्रेजों के विरुद्ध जंगी लड़ाई लड़ने की तैयारी आरंभ कर दी। 2 जुलाई 1940 को सुभाष जी बंदी बना लिए गए। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि मेरी गिरफ्तारी का कोई नैतिक अथवा कानूनी आधार नहीं है। यानी उनको जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी का कि न तो कोई नैतिक आधार है न ही कोई कानूनी आधार है, और यदि मुझे तुरंत रिहा न किया गया तो मैं अनशन करूंगा, और आपने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं अनशन करूंगा। सरकार ने इसकी अपेक्षा की। अतः सुभाष ने पुनः गवर्नर जनरल को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा व्यक्ति का बलिदान आवश्यक है ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्र जिंदा रहेगा व्यक्ति के बलिदान से, और व्यक्ति का अगर बलिदान नहीं रहेगा तो राष्ट्र जिंदा नहीं रह सकता। यानी राष्ट्र जिंदा रहेगा क्योंकि हर एक व्यक्ति को देश के लिए बलिदान देना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्रता में सांस ले सके, इसके लिए व्यक्ति का बलिदान होना ही चाहिए, देना ही चाहिए। ऐसी बात सुभाष चंद्र जी बोस ने भी कही। व्यक्ति का बलिदान आवश्यक है ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके। आज मुझे मरना चाहिए ताकि भारत को स्वाधीनता और गौरव प्राप्त हो सके। यानी आज मुझे मरना चाहिए क्योंकि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए, ताकि लोग जान सकें कि मेरे साथ अन्याय हुआ और लोग भारत देश स्वतंत्रता तथा गौरव को प्राप्त हो सके कि देश में ऐसे ऐसे वीर भी हैं। 29 नवंबर 1940 को उन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया। उनकी स्थिति बिगड़ती देखकर उन्हें 5 दिसंबर 1940 को रिहा कर दिया गया। यानी सुभाष जी ने अनशन किया और उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनको रिहा कर दिया गया। उन्हें उनके ही मकान में पुलिस की कड़ी निगरानी में रखा गया, यानी उनको नज़रबंद कर दिया गया उनके ही घर में। 16 जनवरी 1941 को उन्हें अंतिम बार देखा गया। इसके 10 दिन बाद भारत और ब्रिटेन यह सुनकर दंग रह गया कि सुभाष अपने घर से भाग निकलने में सफल हो गए। यानी नज़रबंद किया था अंग्रेजों ने, किंतु वह वेश बदलकर भाग निकले। मास्को होते हुए बर्लिन पहुंचे और हिटलर के साथ मिलकर अंग्रेज विरोधी कार्य करना प्रारंभ कर दिए। यानी हिटलर से साठगांठ करके उन्होंने अंग्रेज के विरोधी कार्य करना प्रारंभ कर दिया। नवंबर 1941 में सुभाष जी की आवाज़ तब सुनी जब उन्होंने जर्मनी रेडियो से अपना संदेश प्रसारित किया।
जब दिसंबर 1941 में जापान भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में कूद गया और सिंगापुर का पतन हो गया, तब जून 1942 को उन्हें राज बिहारी बोस का निमंत्रण मिला। अतः सुभाष जी 8 फरवरी 1943 को जर्मनी पनडुब्बी द्वारा जापान के लिए रवाना हुए। जून 1943 को टोक्यो पहुँचे। 2 जुलाई 1943 ईस्वी को वे सिंगापुर पहुँचे, जहां 4 जुलाई को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व सुभाष जी को सौंप दिया। यानी आज़ाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो उनके अधिकार थे वो सुभाष जी को सौंप दिए तथा जापान के सेनाध्यक्ष को इस बात के लिए राजी कर लिया कि भारत बर्मा सीमा पर जापानी सेना के साथ आज़ाद हिंद फौज भी युद्ध करे। यानी उन्होंने कहा कि बर्मा के इधर आकर जापानियों के साथ आज़ाद हिंद फौज INA के सैनिक भी युद्ध करें। शाह नवाज आज़ाद हिंद फौज की प्रथम ब्रिगेड के कमांडर नियुक्त हुए। उन्होंने अपनी फौज के समक्ष सुभाष चंद्र जी बोस ने दिल्ली चलो का नारा बुलंद करते हुए एक रोमांचकारी भाषण दिया। अपने भाषण के अंत में कहा, यदि आप जीवन मरण में मेरा साथ दें तो आपको यकीन है अवश्य दिला सकता हूं कि हम मिलकर स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त करेंगे। हम में से कितनी स्वाधीनता का सूर्य देखने के लिए जीवित बचेंगे इस बात का कोई महत्व नहीं है। यानी सुभाष चंद्र जी बोस ने कहा, आप अगर मुझे जीवन मरण में मेरा साथ देंगे तो हम भारत को आज़ाद कराने में जरूर सफल होंगे, किंतु कितने लोग स्वाधीनता का सूरज देखेंगे ये कोई विशेष बात नहीं है। हम में से कितने स्वाधीनता का सूर्य देखने के लिए जीवित बचेंगे इस बात का कोई महत्व नहीं है। यानी हमें अपने प्राणों की आहुति देनी ही पड़ेगी। इतना ही काफ़ी है कि भारत स्वाधीन होगा। हमारे लिए तो इतनी ही बात है कि भारत स्वतंत्र हो और हम उसे स्वाधीन कराने में अपना सर्वस्व लगा देंगे। उन्होंने सैनिकों को आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी सैनिकों को आह्वान किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी की लड़ाई में आप मेरे जीवन मरण में साथ रहें, निश्चित रूप से भारत स्वतंत्र होगा। क्लियर, ऐसी बात सुभाष चंद्र जी बोस ने कही और शाह नवाज जी इसके ब्रिगेड आज़ाद हिंद फौज के प्रथम कमांडर थे। फरवरी 1944 ईस्वी में जून 1944 तक आज़ाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेडों ने जापानी सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। यानी आज़ाद हिंद फौज की सेना जापानी सेना के साथ मिलकर युद्ध किया। सुभाष जी की योजना थी कि बर्मा मोर्चे से आज़ाद हिंद फौज लेकर भारत की सीमा में प्रवेश कर बंगाल और असम से ब्रिटिश सेना को पीछे धकेल दिया जाए। यानी जापानी और INA की आज़ाद हिंद फौज की सेना लेकर बर्मा, बंगाल, उड़ीसा से अंग्रेजी सेना को पीछे धकेला जाए। उनका विश्वास था कि आज़ाद हिंद फौज की सफलता देखकर भारतीय जनता अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देगी। यानी जब आज़ाद हिंद फौज सफल होगी तो भारतीय सेना उनसे प्रेरित होकर भारत में विद्रोह कर देगी, जिससे ब्रिटिश सरकार के पैर उखड़ जाएंगे। अतः आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा मोर्चे पर अपनी बहादुरी एवं कौशल का अद्वितीय परिचय दिया। किंतु जून 1944 के बाद जापान आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि अब जापान ही आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना ने जापान के लिए कठिन स्थिति उत्पन्न कर दी। अतः अंत में 13 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। यानी आज़ाद हिंद फौज की जो उम्मीद थी जापान के साथ मिलकर भारत में युद्ध लड़ने की, वो अमेरिकी सेना ने उसे निस्तेनाबूद कर दिया और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि उस पर परमाणु बम लिटिल बॉय एंड फैट मैन गिरा दिए गए, जिससे जापान ने आत्मसमर्पण 13 अगस्त को कर दिया। अगस्त 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों व अधिकारियों को बंदी बना लिया गया। यानी अब आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय सुभाष मलाया के दौरे पर गए हुए थे, अतः वे तुरंत सिंगापुर आए। सिंगापुर में उनके साथियों का विचार था कि सुभाष चंद्र बोस का सिंगापुर में रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि विजयी ब्रिटिश सेनाओं द्वारा उन्हें बंदी बना ले जाना प्राय निश्चित है। यानी अब ब्रिटिश सेना सुभाष चंद्र जी बोस को बंदी बनाएगी,
क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत को आज़ाद कराने के लिए जापान के सहयोग से उन्होंने आक्रमण किया था आज़ाद हिंद फौज से, तो वह ब्रिटिश सरकार उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। अब उन्हें यह किन प्रकार गिरफ्तार करना ही चाहती है। अतः 16 अगस्त 1945 को वे अपने विश्वस्त सहयोगियों के साथ विमान द्वारा सिंगापुर से बैंकॉक के लिए रवाना हुए। 5 दिन बाद 22 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो में समाचार प्रकाशित हुआ कि 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा में विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, जो एक विवादित प्रश्न है। कुल मिलाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई थी। आज़ाद हिंद फौज की सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के वे सच्चे सिपाही और देशभक्त थे। वे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रबल विरोधी थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सुभाष बोस पतन चाहते थे। क्लियर। सुभाष चंद्र बोस ने अपने सैनिकों से कहा था, कमान की हमेशा विजय की कामना करते हुए रहना चाहिए। एक भारतीय के रूप में मैं सदैव हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ता रहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे भारतीय को, चाहे वे कहीं भी हों, भारत की मुक्ति के लिए अपने सर्वस्व की न्योछावर कर देना चाहिए। भारतीयों का साहस के साथ लड़ना चाहिए। भारत के प्रत्येक पुत्र को इस दृढ़ विश्वास के साथ लड़ना चाहिए कि हमारे पूर्वजों की धरती की मुक्ति का दिन निकट है। इस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महती भूमिका निभाई। क्लियर। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमे। यानी सेकेंड विश्व युद्ध के बाद जापान के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज बर्मा की ओर से लड़ रही थी, तो उसी समय अमेरिकी सेना ने प्रशांत महासागर में जापान को आगे बढ़ने से रोक दिया और 13 अगस्त को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। इसी बीच जो आज़ाद हिंद फौज की जो सैनिक थे, उनके जो 3 कमांडर थे, 3 कमांडर और 3 ग्रुप में सेना लड़ रही थी, तीनों के जो कमांडर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको दिल्ली के लाल किले पर उन पर मुकदमा करने के लिए उन्हें प्रस्तुत किया गया। अतः लाल किले पर जब मुकदमा हुए तो देश में एक आज़ादी की लहर और दौड़ पड़ी, क्योंकि अब यह किन प्रकार इन्होंने जो ये 3 नेता थे आज़ाद हिंद फौज के, सुभाष जी तो चले गए, किंतु ये 3 नेता गिरफ्तार कर लिए गए और इन पर एक मुकदमा चलाया गया। और प्रत्येक भारतीय जनमानस ये चाहता था कि जो ये नेता हैं इनको फांसी नहीं होनी चाहिए, और अंग्रेज उन पर मुकदमा चलाकर उनको फांसी की सज़ा से कम नहीं देना चाहता, क्योंकि इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था। शिमला सम्मेलन की असफलता के निराशापूर्ण वातावरण में नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों, कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो, मेजर शाहनवाज, 3 व्यक्ति थे। कर्नल सहगल मेजर शाहनवाज और मेजर ढिल्लो, ये 3 आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख थे। इन पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। सरकार ने उन पर मुकदमा इसलिए चलाया था कि वे युद्ध के दौरान भारतीय सेना को छोड़कर आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए, यानी ये ब्रिटिश सेना में थे और यह इसको छोड़कर आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। मुकदमे का समाचार सुनकर भारतीय जनता उत्तेजित हो गई और कांग्रेस ने जनता की ओर से इन आज़ादी के दीवानों के पक्ष में मुकदमा लड़ने का निश्चय किया। यानी जो ये व्यक्ति थे, इन्होंने ब्रिटिश सेना छोड़कर, जैसे जनरली देखा,
भारतीय जो ये आयनें थी वो इस तरफ से आक्रमण कर रहे हैं, और इसके जो ये 3 प्रमुख अधिकारी थे और इनके साथ जापान की सेना भी थी, और ये 3 ग्रुप में हैं। क्लियर। और यह भारत पर आक्रमण कर भारत में विद्रोह होकर ये भारत को आज़ादी की बात कर रहे थे। अतः ये 3 जो प्रमुख सैनिक अधिकारी थे ये पहले ब्रिटिश सेना में थे। ब्रिटिश सेना को छोड़कर इन्होंने आजाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली। आजाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली। अतः यह बात अंग्रेजों के लिए असहनीय थी। आज़ादी के ये 3 दीवानों को जब दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चला जा रहा था तो देश में उत्तेजना का वातावरण बन गया था, हो गई थी, और कांग्रेस ने जनता की ओर से इन आज़ादी के दीवानों के पक्ष में मुकदमा लड़ने का निश्चय किया। देश के बड़े बड़े श्रेष्ठतम वकील बैरिस्टर निःशुल्क इस मुकदमे की पैरवी के लिए आ पहुंचे। यानी देश के जो प्रतिष्ठित वकील थे, बैरिस्टर थे, वो बिना किसी फीस के इन तीनों का मुकदमा लड़ने के लिए आ गए। पंडित नेहरू ने 30 वर्ष बाद वकील की अदालती पोशाक धारण की। यानी जवाहरलाल नेहरू भी उनमें एक थे। जवाहरलाल नेहरू यानी 30 वर्षों बाद इन्होंने भी वकील की ड्रेस पहनी, धारण की, और लाल किला गए। सर तेज बहादुर सप्रू, सर तेज बहादुर भी वहां गए। भूला भाई देसाई ने इनकी रक्षा के लिए उच्च कोटि के तर्क प्रस्तुत किए, और एक गए थे भूला भाई देसाई। भूला देसाई इन्होंने इनके समर्थन में अनेक कई तर्क प्रस्तुत किए जो उच्च कोटि के थे, किंतु सैनिक न्यायालय ने तीनों को मृत्युदंड की सजा सुना दी। यानी इन तीनों को जो सजा हुई थी वह मृत्युदंड, यानी इनको फांसी दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश सेना को छोड़कर आज़ाद हिंद फौज की सेना में चले गए थे। अतः भारतीय जनता ने इनका जबरदस्त विरोध किया। विरोध होना स्वाभाविक ही था। भारतीय जनमानस में इन आज़ादी के दीवानों को लेकर विरोध हुआ। अतः गवर्नर जनरल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर इन्हें क्षमा कर दिया। यानी जो तात्कालिक गवर्नर जनरल थे उसने अपनी विशेषाधिकारों का प्रयोग कर कर्नल सहगल, मेजर शाहनवाज और मेजर ढिल्लों को फांसी की सजा को रद्द कर दिया, और आईएनए का जो आज़ाद हिंद फौज के ये 3 जो सिपाही थे उनकी मृत्यु की सजा पर रोक लगा दी। इस प्रकार देश में एक उत्तेजना का जो वातावरण था, इनके पक्ष में जो लड़ा गया मुकदमा था वह जीत गए और उन्हें क्षमा कर दिया गया। यानी आपको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। इस प्रकार भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सुभाष चंद्र जी बोस, उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो अद्वितीय थे, अद्भुत थे, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। सुभाष चंद्र जी बोस और उन्होंने जो व्यवस्था स्थापित की, भारत को जिस प्रकार आज़ादी दिलाने की बात उन्होंने कही, वह खूब तारीफ के योग्य है कि उन्होंने इस तरह की बात कही। अतः हम यह कह सकते हैं, आज़ाद हिंद फौज हालांकि अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी, परंतु निश्चय ही उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। यानी आज़ाद हिंद फौज ने देश को
किस प्रकार सैनिकों के साथ लड़ना चाहिए, इस बात की ओर भी इंगित करवाया। सुभाष चंद्र जी बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ये बात इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बात भी सुभाष चंद्र जी बोस ने की। नेक्स्ट एक और नारा, दिल्ली चलो, ये नारा भी सुभाष चंद्र जी बोस के द्वारा दिया गया। अतः सुभाष चंद्र जी बोस और INA पर मुकदमा, ये आपका जो टॉपिक था वो अब समाप्त हो गया। अतः आपको इन सुभाष चंद्र जी बोस को समझते हुए आज़ाद हिंद फौज को समझना है, और इनकी जो 3 व्यक्ति हैं इनके बारे में आपके सिलेबस में आया है। तो अतः आप लोग आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा, INA पर मुकदमा को आराम से समझें। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।